चैप्टर नंबर 7 जो कि डील करता है इन्फ्लेशन के साथ में, इसका पार्ट 1 डिस्कस करेंगे क्योंकि चैप्टर जो है ये काफ़ी लेंदी है, तो 2 पार्ट्स में इसको हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है राइज इन जनरल प्राइस लेवल। ठीक है, तो ये अपने आप में ही कंप्लीट स्टेटमेंट है जो कि डिफाइन करता है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है। राइज इन जनरल प्राइस लेवल, इन्होंने जनरल प्राइस लेवल की बात की है जिसको कि इन्फ्लेशन कहते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर प्राइस लेवल की बात नहीं की गई है। दैट मीन्स कि अगर किसी एक कमोडिटी की मान लीजिए प्राइस में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है तो उसको इन्फ्लेशन नहीं कहेंगे। एक कमोडिटी ऑफ बास्केट जो होगा, ठीक है, उसके अगर सभी के प्राइसेस राइस होते हैं, दैट मीन्स कि जनरल प्राइसेस राइस अगर होते हैं तो उसको इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है उसको हमने बहुत ही बारीकी से इसको स्टडी करना है, ठीक है, जिसको कि इन्फ्लेशन कहते हैं। नाउ अगर मान लीजिए प्राइसेस जो है वो कम ही होते जा रहे हैं, डिक्रीज ही होते जा रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम डिफ्लेशन या फिर डिसइन्फ्लेशन। ठीक है, तो इन्फ्लेशन का जो बिल्कुल ऑपोजिट होता है वो होता है डिसइन्फ्लेशन। अब रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है उसको कैसे मेज़र किया जाएगा कि इन्फ्लेशन जो है कितना नहीं है? तो 2 मेथड आपके हो सकते हैं। या तो होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है वो हो सकता है या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो सकता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे कमोडिटीज़ जो है वो बल्क में खरीदी या बेची जाती है, ठीक है, होलसेल प्राइस जिसको कि हम कहते हैं। तो अगर वहाँ पे प्राइसेस जो है वहाँ पे चेंजेस कितना देखने को मिल रहा है, वहाँ पे प्राइसेस बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से भी आप देख सकते हो इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कैसी है, ठीक है, उसका क्या ट्रेंड चल रहा है। या फिर दूसरा आपके पास ऑप्शन ये होता है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यहाँ पे क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो अल्टीमेट कंज्यूमर है उसको जो कमोडिटीज़ हैं वो कैसे मिल रही हैं, वो सस्ती मिल रही है कि महंगी मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कंज्यूमर जो है वहाँ पे कितना प्राइस लेवल में चेंजेस आ रहा है, इस तरीके से भी आप इन्फ्लेशन को स्टडी कर सकते हो। या फिर होलसेल जो है वहाँ पे भी जाके आप उस लेवल का जो इन्फ्लेशन है उस तरीके से भी इसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो 2 हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। तो अब जाहिर सी बात है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि होलसेल में कितने का बिक रहा है, कितने का नहीं बिक रहा है, ठीक है, उसका कंज्यूमर से क्या लेना देना है। अल्टीमेट जो किसी भी कंट्री का जो अल्टीमेट जो एम होता है वो क्या होता है कि कंज्यूमर वेलफेयर हो। तो कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू होलसेल प्राइस इंडेक्स। चलिए, तो अब ये इन्फ्लेशन जो है ये होता क्यों है, इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है या राइस क्यों होती है? तो इसके 2 रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न हो सकता है डिमांड पुल फैक्टर, दूसरा आपका फैक्टर हो सकता है कॉस्ट पुश फैक्टर। ठीक है, 1 बाय 1 इसको समझते हैं। अब नाम से स्पष्ट है डिमांड पुल फैक्टर का क्या मतलब हुआ। इसका मतलब यही हुआ कि अचानक से डिमांड किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई लेकिन सप्लाई जो है उस पेस से बढ़ी नहीं, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम डिमांड पुल फैक्टर्स। तो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? इसके रीज़न हो सकते हैं पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, तो स्वाभाविक सी बात है पॉपुलेशन बढ़ गई तो डिमांड भी बढ़ेगा ही। ब्लैक मनी जो है ये कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। राइस इन इनकम, लोगों के पास पैसा है क्या, स्वाभाविक सी बात है डिमांड ज़्यादा करेंगे। गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बहुत कर दिया, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ गई। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा से पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, गवर्नमेंट ने बहुत सा पैसा आपको दे दिया, आप पे खर्चा कर दिया, आपके पैसे बच गए, आपकी जो अब एबिलिटी टू पे जो है वो अब बढ़ गई है। ठीक है, तो इस तरीके से भी जो आपका डिमांड पुल फैक्टर जो है किस तरीके से डिमांड को बढ़ा देता है और उसके पैरेलली जो आपका सप्लाई है वो इंक्रीज़ नहीं हो पाता है, वो सेम रहता है। तो इस तरीके के इन्फ्लेशन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिमांड पुल फैक्टर्स इन्फ्लेशन। ठीक है जी, चलिए अब होता है कि कॉस्ट पुश फैक्टर्स क्या होते हैं। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं इसके चलते भी इन्फ्लेशन जो है बढ़ जाती है। तो इसमें नाम से स्पष्ट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब बढ़ जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है इन्फ्लेशन तो होगी ही। अब कोई भी चीज़ मान लीजिए पहले कोई कंपनी जो थी 5 रुपये की बनाती थी, आपको 10 का बेच रहे थे, अब वो खुद 10 का बना रहे तो स्वाभाविक सी बात है आपको 20 रुपये का देंगे। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? इसको कॉस्ट पुश फैक्टर कहते हैं। रीज़न क्या हो सकते हैं? रीज़न हो सकते हैं वेजेस जो है वो बढ़ गए हैं, तो अब जो चीज़ बनाता था कंपनी ने, जो लेबर्स हायर करे थे उसकी वेज रेट बढ़ गई, तो स्वाभाविक सी बात है जो कमोडिटीज़ वो बनाते हैं उसके प्राइस भी उसको बढ़ाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ गए, ठीक है, तो इस केस में भी जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और इस केस में क्या होगा? आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन से प्रोबेबल जो आपके रीजंस हो सकते हैं? आपके रीजंस ये हो सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्ट है वो बढ़ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है ही नहीं आपके पास, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जो सर्विसेज है वो अच्छी तरीके से नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्टेशन आपके पास अच्छा उसका सिस्टम नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है? ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाती है।
एमएसपी अगर बढ़ा देती है गवर्नमेंट मान लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है हमें क्या मिलेगा, हमें महंगी चीज़ें मिलेगी, तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन का एक कारण है। तो अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एमएसपी की बात जो है ये डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि एमएसपी इज़ ए पार्ट ऑफ डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ये डील करता है आपका कॉस्ट पुश फैक्टर जो है, इससे डील करता है डायरेक्टली। इस पे 100% क्वेश्चन जो है बनता है। इंटरनेशनल प्राइसेस जो है बढ़ गए कमोडिटीज़ के, तो इस केस में भी क्या है, इन्फ्लेशन जो है आपको देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो अगर आप इंपोर्ट करोगे तब आपको भी तो महंगा ही मिलेगा ना। तो इस तरीके से ये भी एक पार्ट है आपका कॉस्ट पुश फैक्टर का। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग जो है, इसके चलते इन्फ्लेशन आ सकती है। राइस इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए किस पे जाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको कौन कंज्यूम करते हैं, हम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि दो तरीके के ही फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इन्फ्लेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो इन्फ्लेशन है, क्या हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। दो मेथड आपके पास होते हैं। एक मेथड ये है कि गवर्नमेंट स्टेप ले, जिसको कि हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी। दूसरा स्टेप ये हो सकता है कि यहाँ पे जो आपकी सेंट्रल बैंक है वो स्टेप ले, जिसको कि कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी है, इसके तहत गवर्नमेंट क्या कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। डोमेस्टिक प्राइसेस जो है बढ़ गए हैं, इंपोर्ट कर लीजिए अगर आपको सस्ते में मिलता है तो। टैक्स जो है डिक्रीज कर दीजिए। एक्सपेंडिचर जो है, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं उसको भी कम कर दो। तो ये जो पेज अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि ये डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन बनेगा कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में सेंट्रल बैंक को क्या करना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इसका बिल्कुल ऑपोजिट आप खुद से यहाँ पे स्टेटमेंट बना सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे डिफ्लेशन होता तो ये सभी चीज़ें जो है ये ऑपोजिट हो जाएंगी। ठीक है, आपने याद रखना है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या स्टेप ले सकता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे ये कर सकता है कि बैंक रेट जो है उसको बढ़ा दे, रेपो रेट जो है उसको बढ़ा दे, और भी बहुत यहाँ पे जो दूसरे एक्शंस है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिया जा सकता है। मॉनेटरी पॉलिसी का जब हम चैप्टर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे ये सभी चीज़ों को बहुत ही विस्तार में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जो है ये क्या हो सकते हैं। देखिए, नंबर 1 पे अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है लो इन्फ्लेशन हो सकता है, जिसको कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन भी कहते हैं। इसमें जो नंबर्स होते हैं, इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो सिंगल डिजिट होता है, मतलब कि 1% से 9% तक का ही होता है, जिसको कि लो इन्फ्लेशन कहते हैं। गैलपिंग इन्फ्लेशन होता है जो कि डबल से ट्रिपल डिजिट तक का देखने को मिलेगा। दैट मीन्स कि 10 से लेके 999 जो है परसेंटेज तक आपको इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो हाइपर इन्फ्लेशन होता है, तो ये मिलियन ट्रिलियन रेट जो है आपको देखने को मिलता है इन्फ्लेशन का एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस प्राइसेस। तो ऐसा कुछ एग्जाम्पल भी हमें देखने को मिलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, माफ़ कीजिएगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था उस समय, तो 36 मिलियन टाइम्स जो था हायर प्राइस देखने को मिला जर्मनी में। ठीक है, प्रीवियस अगर प्राइसेस के कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हाइपर इन्फ्लेशन का एक एग्जांपल में भी आपको पास में देखने को मिलता है। क्या कोई रीसेंट एग्जांपल आपके जहन में आ रहा है? क्या रिसेंटली कोई ऐसी कंट्री थी जहाँ पे क्राइसिस देखने को मिले और कुछ इस तरीके के हालात जो थे वहाँ पे राइज हो गए थे? अगर कोई ऐसा कंट्री था, एक मेयर आप गैस कर सकते हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जर्मनी की करेंसी की बात की गई है यहाँ पे। जर्मनी की करेंसी जो है उसको ड्यूट्स कहते हैं 2002 तक। अब जो इनकी करेंसी है वो यूरो है। अच्छा जी, अब कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, समझते हैं। बोटल नेक इन्फ्लेशन क्या होता है? देखिए, बोटल नेक इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि जो सप्लाई है वो अचानक से आपकी बहुत ही कम हो गई, डिमांड जो था उतने का उतना ही है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको बोटल नेक इन्फ्लेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर बन सकता है। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? तो सभी जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें प्राइस जो है राइज हो रहा है, उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन एक्सक्लूड इसमें क्या किया जाता है, एनर्जी एंड फूड आर्टिकल्स। तो एनर्जी एंड फूड आर्टिकल जो है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, उनको बाहर निकाल के उसमें प्राइस बढ़ रहा है कम रहा है उसको नहीं देखना है। और दूसरे सेक्टर्स में अगर इन्फ्लेशन अगर आपको देखने को मिल रहा है तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इसी को क्योंकि आपने एक्सक्लूड किया है एनर्जी और फूड आर्टिकल्स को, तो इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है इस कंसेप्ट को, कोर इन्फ्लेशन को। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ और टर्म्स है उस पर नज़र डाल लेते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है? देखिए, इन्फ्लेशनरी गैप जो है इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली, इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो इसका यहाँ पे बात किया गया है इस चैप्टर में कि इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है जी, तो एक्सेस ऑफ टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है किसको आप बेस मान के चल रहे हो? आप बेस मान के चल रहे हो नेशनल इनकम को। तो जीडीपी के ऊपर जो मतलब आप जितना खर्चा कर रहे हो उसको इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं। दूसरे कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब ये होता है कि जीडीपी जो अभी प्रिवेलिंग आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, और अगर मान लीजिए
आपकी जो कंट्री है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का लेवल देखने को नहीं मिल रहा है, और अगर एक ऐसी सिचुएशन जब आपकी कंट्री जो है वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट होता, उन दोनों टाइम पीरियड का जो जीडीपी जो है उसमें जो गैप आपको देखने को मिलेगा, डिफरेंस देखने को मिलेगा, उसको भी इन्फ्लेशनरी गैप जो है कहा जाता है। तो फिर ये डिफ्लेशनरी गैप क्या हुआ? तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली डिफ्लेशनरी गैप का मतलब होता है शॉर्टफॉल इन टोटल स्पेंडिंग। दैट मीन्स कि इस केस में खर्चा नहीं किया गया, नेशनल इनकम से आपके जो स्पेंडिंग है वो कम है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सरप्लस की सिचुएशन की बात की गई है, इसको आउटपुट गैप भी कहा जाता है। आपके लिए छोटा सा होमवर्क, इन्फ्लेशन टैक्स क्या होता है गूगल कीजिए, स्टडी कीजिए और एक लाइन में कम से कम इसको डिफाइन करने की कोशिश कीजिए कमेंट सेक्शन में। उसके बाद हम देखते हैं इन्फ्लेशन स्पाइरल क्या होता है। तो इन्फ्लेशन स्पाइरल का मतलब ये होता है कि जब लोगों के वेजेस जब बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो उस केस में जो इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलती है उसको इन्फ्लेशन स्पाइरल कहते हैं। इन्फ्लेशन अकाउंटिंग क्या होता है? तो ये बिजनेस के कंटेक्स्ट में यूज़ किया जाता है जब कंपनी जो है अपना प्रॉफिट को स्टडी करते हैं, और इस केस में क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको इन्फ्लेशन अकाउंटिंग कहते हैं। इन्फ्लेशन प्रीमियम क्या होता है? तो एक ऐसा बोनस जो कि बोरोवर को मिल जाता है क्योंकि इन्फ्लेशन आ गया था, उसको कहते हैं इन्फ्लेशन प्रीमियम। फिलिप कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन एग्जाम्स में इस पे बनता है। फिलिप कर्व क्या होता है? तो ये देखिए एक रिलेशनशिप दर्शाता है। ये जो कर्व है, यहाँ पे एडिशन मैंने नहीं किया फिलिप कर्व का, लेकिन ये एक ऐसा कर्व है जो कि यहाँ पे एक रिलेशन आपको दिखलाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में। तो ये कैसा रिलेशन होता है? ये रिलेशन आपको देखने को मिलता है पॉजिटिव, नेगेटिव माफ़ कीजिएगा। अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा, इन्फ्लेशन कम है अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक नेगेटिव जो रिलेशनशिप है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट को दर्शाया जाता है थ्रू फिलिप कर्व, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। लेकिन 1972 में क्या होता है, दो इकोनॉमिस्ट आते हैं, मिल्टन फ्रीडमैन और एडमंड फेल्प के रूप में। उन्होंने चैलेंज किया फिलिप कर्व का जो ये कंसेप्ट है। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब यहाँ पे हमने पिछले स्लाइड में देखा कि फिलिप कर्व एक जो नेगेटिव रिलेशनशिप की बात करता है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच में। ये दोनों जो आपके इकोनॉमिस्ट है वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। अगर मान लीजिए इन्फ्लेशन बढ़ जाता है मान लीजिए, और उसके चलते इन्फ्लेशन क्योंकि बढ़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो कम हो गया, तो इस केस में क्या होगा? मतलब कि ऐसा कुछ नहीं होता है। वो कहते हैं कि अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए बढ़ गया तो जो लोग हैं वो हायर वेजेस की बात करेंगे, और इस तरीके से आप देखते हो कि जो सिस्टम है फिर से न्यूट्रलाइज हो गया। तो ये दोनों इकोनॉमिस्ट का कहना ये है कि फिलिप कर्व करके ऐसा कोई कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल बकवास है, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि रीफ्लेशन क्या होता है। तो रीफ्लेशन का मतलब होता है जब गवर्नमेंट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने के लिए बहुत सारा जब एक्सपेंडिचर करती है, उसको क्या कहते हैं? उसको रिफ्लेशन कहते हैं, ठीक है जी। और ये डेलिबरेटली किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको अचीव किया जा सके, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब ये एक और यहाँ पे स्टेटमेंट आता है कि ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है। तो ये स्टैगफ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन है जब आप देखते हो कि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ रहा है, तो इन दोनों के कम्बिनेशन को क्या कहते हैं? इसको स्टैगफ्लेशन कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। अब हम देखते हैं कि ये इन्फ्लेशन टारगेटिंग क्या होता है। तो इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री ने क्या किया कि इन्फ्लेशन जो है उसको उसके लिए टारगेट सेट कर दिया, ठीक है, कि हमारा जो इन्फ्लेशन है वो मतलब इतने जो टारगेटेड आपने नंबर रखा है इसके भीतर ही रहना चाहिए, ठीक है। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो हमने क्या रखा है टारगेट 4 + -2। दैट मीन्स कि मैक्सिमम जो आपका इन्फ्लेशन है वो कितना हो सकता है? 6 हो सकता है, और मिनिमम कितना हो सकता है? ये 2 हो सकता है, ठीक है जी। चलिए, स्क्यूफ्लेशन फिर क्या होता है? स्क्यूफ्लेशन का मतलब ये हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर कमोडिटी जो है उसके जो प्राइसेस है वही सिर्फ राइस हो रहे हैं, उसको स्क्यूफ्लेशन कहते हैं। तो अब ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है? डायरेक्टली 100% इस पर क्वेश्चन बन जाएगा। जीडीपी डिफ्लेटर को इसके फीचर क्या है, लाइक इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर की जब बात आती है तो इसका इस्तेमाल किया जाता है मेजर चेंजेस इन दी इन्फ्लेशन, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है। किस तरीके से आप इसको डिफाइन कर सकते हो? इट इज़ द रेशियो ऑफ जीडीपी एट करंट प्राइसेस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस। तो अब ये जब नंबर्स आप डालोगे, ठीक है जी, जीडीपी एट करंट प्राइसेस और जीडीपी जो है कांस्टेंट प्राइसेस, तो अगर तो यहाँ पे कोई भी आपको नंबर देखने को नहीं मिलता, या फिर आप कह सकते हो कि यहाँ पे अगर मान लीजिए 1 आ जाता है, ठीक है, तो ये जब नंबर डालोगे जीडीपी एट करंट प्राइसेस ओवर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, तो अगर नंबर को सॉल्व करने के बाद अगर आंसर आता है 1, दैट मीन्स कि प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। अगर आंसर आता है 2, इसका मतलब कि यहाँ पे डबल टाइम यहाँ पे इन्फ्लेशन आपको देखने को मिला है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जीडीपी डिफ्लेटर जो है उसको हम समझ सकते हैं। बेस इफेक्ट क्या होता है अगले वीडियो में हम समझेंगे। इसके साथ ही इस वीडियो के हम लास्ट में आ चुके हैं। आई होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।